हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के लिए लगातार मैं कंप्यूटर की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और कंप्यूटर की क्लासेस के अंदर हम लोगों ने टॉपिक वाइज टॉपिक जो है प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लाए हैं। इन प्रैक्टिस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक के मिनिमम 30 क्वेश्चंस या फिर 35-40 जितने पॉसिबल होते हैं 1 आवर में उतने क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही होगी, और अगर ये क्लासेस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे कि उन सभी प्यारे विद्यार्थियों को अच्छा कंटेंट मिल सके जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों के लिए ये बैचेस जो हैं अवेलेबल हैं ऐप पर। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टीचर्स अचीवर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और हम इन हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते थे और इसमें क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य है द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग जो है वो क्या होता है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करना, किसी चीज को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या करता है? ऑपरेट करता है। तो बेसिकली ये क्या करेगा? किसी भी चीज को ऑपरेट करेगा। किसको ऑपरेट करता होगा? तो ये होता है कंप्यूटर के अंदर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ही होता है। इसका मतलब ये क्या करेगा? कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको मैनेज करने का, उन सबको ऑपरेट करने का काम ये करता है। ठीक है, तो हमें जो है बस यही देखना है। चलिए देखिए, अब हमारे पास में क्या ऑप्शन है? तो प्रोग्राम का एक सेट होता है जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। वह तरीका जिस पर कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है। उच्च स्तरीय लैंग्वेज से मशीन स्तरीय लैंग्वेज में रूपांतरण। वह तरीका जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कार्य करते हैं। नहीं, मैंने क्या बताया जस्ट अभी? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी काम हो रहा है वो इसी के कंट्रोल में होगा, इसी से ऑपरेट होने वाला है। तो जिस तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है, नहीं, मैं किस तरह से काम करूंगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड नहीं करता है। कंप्यूटर जो है पूरा का पूरा इसके कंट्रोल में रहता है। और ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपके एप्स होते हैं ना, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि कंप्यूटर के अंदर कुछ होते हैं हार्डवेयर और कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर, जिन्हें अपन टच कर सके, केवल देख सकें, लेकिन फिजिकली इसे जेब में डाल करके आराम से जो है हाथ करके पूरा से नहीं घूम सकें, वो होते हैं सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स मतलब जिनकी सॉफ्ट कॉपी होती है ओनली। ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स। इसके ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारे किसी न किसी काम को आसान करने के लिए बनाए जाते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम को रन करने के लिए हमारे लिए जरूरी होते हैं। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। और एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या काम के होते हैं? तो ये हमारे कंप्यूटर को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हैं। इसके अंदर जो है डिस्क क्लीनअप वगैरह आते हैं, जिससे कि क्या होता है कंप्यूटर में जो भी आपकी फाइल्स वगैरह है, जो भी आपकी डिस्क वगैरह है, उनको क्लीन करने का काम करते हैं। डीफ्रैगमेंटर भी इसी के अंदर आता है। ये सब ठीक है। तो ये 3 तरह के अलग अलग होते हैं। एंटीवायरस वगैरह सब ये यूटिलिटी में आते हैं। तो सॉफ्टवेयर 3 टाइप के हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम करते क्या हैं? तो पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ये क्या होते हैं? तो सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं अगर आपके दिमाग में आते हो तो आपको बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे विंडोज हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, है ना, उबंटू हो गया, काली लिनक्स हो गया, है ना, एंड्रॉइड हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, iOS हो गया। ये सब क्या है? हमारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स डैश 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 प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लिनक्स इज अ टाइप ऑफ एडवेयर, ओपन सोर्स, कंपाइलर या एप्लीकेशन। तो देखो,
सबसे पहले तो अभी जस्ट मैंने बताया लिनक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है नहीं, कंपाइलर ये है नहीं, ठीक है, और एडवेयर ये है नहीं, तो होगा क्या, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहले तो ध्यान रखना लिनक्स है क्या, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है लाइनेक्स टारवाल्ड। किसने बनाया था इस लिनक्स को, लाइनेक्स टारवाल्ड ने, लाइनेक्स टारवाल्ड। जो लाइनेक्स टारवाल्ड नामक व्यक्ति था उसने जो है इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। इसका जो पहला वर्जन लाया गया था लाइनेक्स टारवाल्ड के द्वारा, वो लाया था 1991 में। 1991 में 1 जुलाई के दिन भारत के अंदर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 भी समर्पित किया गया था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था लाइनेक्स, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। सर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आप कोई भी व्यक्ति जो है अपनी तरफ से योगदान दे सकता है। ये ओपन सोर्स है, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है, फ्री में इसका जो है यूज किया जा सकता है। तो ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर है, कहते हैं ना, ये तो एक ओपन सोर्स हो गया है, ये जो है पब्लिक हो गया है, मतलब सार्वजनिक, सभी की जिसकी इच्छा हो वो इसको यूज कर सकता है। ये एक तरह का ओपन सोर्स होता है। और इसके अंदर जो मेन इसका जो कोर कोडिंग की गई है पूरी की पूरी, वो कोडिंग सभी के लिए अवेलेबल है, जिसकी इच्छा करे वो उस कोडिंग को यूज कर सकता है। इसलिए ये कैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और इसके अंदर आप चाहो तो आपकी डिमांड के अनुसार, यानी आपको लगे कि नहीं मुझे इसमें ये चेंज करना है, तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लिनक्स पर अभी किसी का भी अधिकार नहीं है, मतलब ये सभी के लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, इसका कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलिए नेक्स्ट। What acts as an intermediate between user and a computer? उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। तो बताइए, यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है, यानी मेरे और इस कंप्यूटर के बीच में, देखो एक ये पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसके लिए ये नॉट ऐप एप्लीकेबल है। लेकिन ऐसे ही जैसे ये दिखाई देता है अगर मुझे, तो ये सब जो है ये क्या कहलाता है, ये विंडोज का इंटरफेस है। इसका मतलब हमारे इन दोनों के बीच में कौन होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये ध्यान रखना, यूजर और जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उनके बीच में कौन होता है, तो उन दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही आप जो है अपने काम वगैरह कंप्यूटर से करवा सकते हैं। अदरवाइज मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आपको ये पूरी ब्लैक स्क्रीन ही दिखाई देती, फिर आपको जो है कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल मॉनिटर बड़ा आपके सामने पड़ा रहता, आपको जो भी टाइप कर रहे हैं वो टाइप होता लेकिन आपको दिखाई ही नहीं देता। माउस से इधर उधर राइट लेफ्ट क्लिक करते लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, है ना। तो ये किस वजह से हमें दिखाई देता, हमारे बीच में इंटरमीडिएट कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बीच में इंटरमीडिएट है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज, बताइए ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे एक हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो एम एस वर्ड हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास में आता है एम एस पावर पॉइंट, क्या हो गया, एम एस पावर पॉइंट। तीसरा हमारे पास में आता है एम एस एक्सल। और चौथा हमारे पास में आ गया एम एस डेटाबेस, ठीक है, या एम एस एक्सिस ले लो, सॉरी, एम एस एक्सिस जो डेटाबेस के काम आता है, एम एस एक्सिस। ये चारों जो है हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये सभी तो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ जो विंडो है, विंडोज है, वो विंडोज क्या है दोस्तों, तो विंडोज एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसने पूछा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग
सिस्टम है। ग्राफिक्स प्रोग्राम जो है वो पावर पॉइंट होता है, डेटाबेस प्रोग्राम एमएस एक्सेस होता है, वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड होता है। लेकिन विंडोज जो है वो आपका क्या है, तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप लोगों को देखा ही होगा, इस प्रकार का ये इंटरफेस होता है। ये जो इंटरफेस है ये आपके एमएस विंडोज का ही इंटरफेस दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है, तो बिल गेट्स और पॉल एलन जो है वो उसके मालिक हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। इन्होंने 4 अप्रैल को जो है 1975 के दिन इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, बताओ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने डेवलप किया है, तो अभी जस्ट बता दिया आपको, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। आईबीएम जो है वो क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके कंपनी है जो कंप्यूटर फील्ड में अच्छा काम करती है। इसने भी जो है बहुत सारे अलग अलग, हम ये कह सकते हैं कि अपने क्या बना रखे हैं, कंप्यूटर के अलग अलग, जैसे पिन हो गया, सॉफ्ट अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, अलग अलग जितने भी हार्डवेयर वगैरह है वो भी लगभग इसने बहुत सारे बना रखे हैं। इसी के साथ में ये भी ध्यान रखना कि विश्व के अंदर अभी अगर बात करें तो लगभग 85 प्लस परसेंटेज, कितना, 85 प्लस परसेंटेज जो है, अगर आप देखोगे तो लोग क्या यूज करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करते हैं। हाँ, कई लोगों के पास में मैक जरूर होगा, और कईयों के पास में जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह का काम करते हैं वो लिनक्स या फिर यूनिक्स को यूज जरूर करते हैं। ठीक है, एटी जो है वो लैब है आपका, और एचपी क्या है, तो हर्वर्ड एकेड पैकर्ड जो है आपके पास में पता होगा, ये एक कंपनी है जो कंप्यूटर में लैपटॉप वगैरह है ये बनाती है। ठीक है, चलो, विंडोज क्या है, जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों आपको बता दूं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनको भी इनके इंटरफेस के बेस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स पर, तो इनको इनके जो इंटरफेस होता है उसके पार्ट पर, तो इंटरफेस के बेस पर दो भाग हैं। एक हमारे पास में है सी यू आई, एक हमारे पास में है जी यू आई। सी यू आई जो होता है वो होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जी यू आई जो है वो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस दे रखा है। CUI और GUI में इतना ही फर्क है कि GUI के पास में WIMP अवेलेबल होता है। सर ये WIMP क्या है, WIMP का मतलब है आपका कि इसके पास में एक तो विंडो अवेलेबल होती है, विंडो मतलब एक स्क्रीन होगी जो आपको दिखाई देगी। दूसरा इसके पास में एक होता है क्या आपका, तो विंडोज होती है और इसके पास में आइकन होते हैं। तीसरा इसके पास में मेन्यूज होते हैं। क्या होते हैं, तो विंडो होती है, आइकन होते हैं इसके पास में, और इसके पास में मेन्यूज होते हैं, और इसके पास में पॉइंटर होता है। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो कंप्यूटर में एक स्क्रीन दिखाई दे जाती है ना आपको, ये वाली स्क्रीन, ये आपको दिखाई देती है, ये है आपकी विंडो। फिर मैंने क्या बोला, आइकन, तो आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से दिस पीसी, रिसाइकल बिन, नोट, गूगल क्रोम, ऐसे अलग अलग जो है आइकन्स दिखाई देते हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह सबके। ठीक है, ओके सर, इसके बाद में आप लोगों को जो है कई बार आपके स्क्रीन के ऊपर और क्या दिखाई देता है, तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जब आप माउस को ऐसे रोटेट करते होंगे तो माउस को रोटेट करने पर आपको पॉइंटर भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एक पॉइंटर, पॉइंटर मतलब कि एरो का निशान भी दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आप जो है यहाँ पर मान लो ऐसे थोड़ी सी देर प्रेस करके छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से जब आप लेफ्ट या राइट किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करते हैं माउस से, तो आप लोगों को ऐसे अलग अलग मेन्यूज दिखाई देते हैं। जैसे अब अगर मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो देखो अलग अलग ये और मेन्यूज आ गए। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर शॉर्ट बाय पे क्लिक करता तो ऐसे मेन्यूज आते हैं, व्यू पे करता तो ये अलग अलग मेन्यूज आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में अलग अलग मेन्यूज भी अवेलेबल होते हैं, एक मेन्यूज की लिस्ट ओपन होती है। तो ये जो सब चीजें होती है ना, ये केवल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हीं के अंदर देखने को मिलती है।
तो सर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कौन से होते हैं? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वो होते हैं जिनके पास में इनमें से कोई नहीं होता है। इनके पास में केवल और केवल एक क्या होगा, पूरी आपके पास में ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, और उस ब्लैक स्क्रीन पर जो भी आपको काम करना है वो सब आपको टाइप करके, यानी कि कीबोर्ड से टाइप करके ही किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसकी अगर स्क्रीन दिखाना चाहूँ तो ये देखो आपके कंप्यूटर में आज भी आती है, कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से आती है, ठीक है। और इस कमांड प्रॉम्प्ट को अगर आप देखोगे तो बस ये ऐसा खुल जाएगा। अब मान लो आपने कोई ऐसा जो है कंप्यूटर खरीदा जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर बेस है। तो वो इस प्रकार की स्क्रीन आप लोगों को दिखाएगा पहले ही। फिर यहाँ पर जो है आपको टाइप करना पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपको नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है तो आप यहाँ लिखोगे MKDIR, यानी मेक डायरेक्टरी। ऐसे ही अगर आपको किसी को डिलीट करना है तो डिलीट के लिए वर्ड है। मतलब इसके अंदर सब शॉर्टकट कीज वगैरह आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ काम किससे होगा, तो केवल और केवल इसमें जो भी काम होगा वो आपके कीबोर्ड से ही किया जा सकता है। कीबोर्ड के अलावा जो है आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास में कीबोर्ड नहीं है तो फिर आप जो है इसको यूज में नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर जो है देखो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जहां पर केवल और केवल कीबोर्ड से काम किया जा सके, वो होते हैं आपके कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्योंकि इसमें क्या है, आपको जो है कैरेक्टर्स टाइप करके ही काम करवाया जा सकता है। तो ये दोनों में फर्क होता है। और आपको बता दूं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर कोई है तो वो है दोस्तों आपका MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो पहला अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वो CUI बेस्ड ही था। बाद में फिर इसने जो है क्या बनाया, विंडोज बनाया था। और विंडोज जो था वो आपका किस पर बेस्ड था, तो विंडोज जो है वो GUI पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक हो, iOS हो, ये लगभग सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके GUI बेस पर ही है। ये चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर बेस्ड आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम याद रख लेना, MS DOS, जिसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना याद रह जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आप जितने भी नाम सुनते हैं वो लगभग सभी के सभी GUI बेस्ड है। अगर इसके अलावा कोई अजीबोगरीब नाम आ जाता है तो आप समझ जाना कि वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर बेस होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अब बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विंडोज GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ, और ये एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मतलब चौथा आंसर हो जाएगा 1 and 3 बोथ, ठीक है। चलो, मैक OS किसके द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैक OS जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया है, तो मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाली कंपनी का नाम है एप्पल। कौन सी? एप्पल कंपनी, ठीक है। एप्पल आपको पता होगा किसकी है, बताइए भाई जल्दी, कोई आंसर दे सके तो जल्दी से। तो देखो भाई, पहले तो मैक का फुल फॉर्म क्या है, तो मैक को कहते हैं मैकिंटॉस को, मैकिंटॉस, ठीक है। मैक की शॉर्ट ये शॉर्ट में अपन कहते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन होता क्या है, मैकिंटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये आपको कहाँ मिलता है, तो मैक अपने एप्पल कंपनी के जितने भी लैपटॉप्स आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स आते हैं, उनके अंदर आप लोगों को जो है एप्पल कंपनी के जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप है उसमें आपको मैक दिखाई देता है। अगर आपने एप्पल कंपनी का मोबाइल लिया तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए उसको शॉर्टकट में कहते हैं iOS, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए, आप सभी लोग जो है इस वीडियो के एंड में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि एप्पल कंपनी किसकी है, एप्पल कंपनी की स्थापना किसने करी, और ये कंपनी जो है अभी क्या कर रही है, ठीक है। और इसका अभी जो है आपको पता होगा लेटेस्ट मोबाइल आईफोन 17 आ चुका है मार्केट में। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपके पास में जितना भी आप लोग जो है काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको पूरा कंट्रोल करने का काम किसका है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना, नहीं ये कोई है ना
अलग अलग कोई कमांड्स को जो है केवल इजी नहीं करता है, ये पूरे कंप्यूटर को ही कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के मौलिक स्तर को, बिल्कुल, टू कंट्रोल द बेसिक लेवल ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बेसिक लेवल पर पूरा कंट्रोल करने का काम करता है। और टू रिक्वेस्ट सर्विसेज थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, नहीं, ऐसा जरूरी, ये जो है इंटरफेस तो करता है लेकिन यही इसका एक मेन काम नहीं है ना भाई। आप जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन करोगे तो वो तो ऑटोमेटिक उसका जो है क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है, उसका इंटरफेस आ ही जाता है, उसकी रिक्वेस्ट ये करने जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये मैं बता चुका हूं। लिनक्स जो आपका, या लाइनेक्स जिसे पढ़ सकते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था? तो अभी जस्ट पीछे बताया था मैंने, लाइनक्स टॉरवाल्ड ने बताया था। इसका फर्स्ट वर्जन 1991 के अंदर आया था। कब आया था इसका फर्स्ट वर्जन? 1991 के अंदर आ चुका था। विंडोज एक्सपी और लिनक्स किसके उदाहरण हैं? तो देखो, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी को पता है, ठीक है। और विंडोज एक्सपी जो है ये भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली? तो ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं दिमाग में कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप या सिस्टम में होना जरूरी है। अगर मान लीजिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होंगे, तो सिस्टम में ये नहीं होने पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप वगैरह काम ही नहीं करेंगे। इनके बिना जो है हमारा कंप्यूटर चालू ही नहीं हो सकता। बताइए, अगर आपके लैपटॉप के अंदर विंडोज नहीं हो तो क्या चालू होगा? इवन इस बोर्ड के अंदर अगर लिनक्स नहीं हो, तो ये अभी जो है विंडोज हटा दूं मैं, तो जो आप देख पा रहे हैं ये हट जाएगा, इसमें केवल एक सिंपल सा बोर्ड आएगा और कुछ नहीं आएगा फिर, है ना। तो कंप्यूटर के अंदर जिन चीजों का होना जरूरी होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिनसे आप कुछ ना कुछ काम लेते हैं, जिनका कुछ एप्लीकेशन होता है। एमएस वर्ड है तो वर्ड प्रोसेसिंग में काम आता है, एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट वगैरह बनाने में काम आता है, उसमें डेटा जो है स्टोर करने में काम आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में काम आता है, तो वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये कैसे सॉफ्टवेयर है? तो हमारे ये सभी के सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। लिनक्स एक क्या है? बीमारी का नाम है क्या? नहीं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। फिर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन द कंप्यूटर क्लासेस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी? तो आप ये बताइए कि जो GUI है इसका फुल फॉर्म क्या है, GUI का मीनिंग क्या है? तो अभी जस्ट पीछे GUI की पूरी कहानी समझा चुका हूँ, किस टाइप के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपन GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे और ये क्या होते हैं। और GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या ग्राफिकल यूजर इंटरकनेक्शन? गलत हो गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सही है। ग्राफिकल यूनिक? गलत। ग्राफिक गोफर यूनिक? नहीं, गलत। तो सीधा सीधा सा पता चल गया। और इसके पास में क्या होने चाहिए? तो ध्यान होना चाहिए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पास में चार चीज होगी: विंडोज, आइकन, मेन्यू, पॉइंटर, VIMP, विम्प, ये होना जरूरी है। अगर ये चारों किसी भी सिस्टम के पास में है तो आप कहेंगे कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रखा है, GUI बेस्ड, ठीक है। Which brand of computer first used the combination of GUI and mouse together? इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले GUI और GUI के साथ में कंप्यूटर में माउस को भी यूज किया था? तो दोस्तों आपको बता दूं, इस पूरी दुनिया में सबसे पहले मैकिन्टॉश जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वही ऐसा एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको कंप्यूटर में डाला गया और साथ में इसके कंप्यूटर के जो है यूज करने के लिए माउस भी यूज हुआ। तो वो कौन सी कंपनी थी? एप्पल कंपनी, जिसने मैकिन्टॉश के अंदर यूज किया था। ये एप्पल कंपनी ने काम किया था। ये कारनामा किसने किया था? एप्पल कंपनी ने किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैकिन्टॉश का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो कब आया था? तो मैकिन्टॉश का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो 1984 के अंदर आया था। कब आया था? 1984 के अंदर, 1984 में जो है मैकिन्टॉश का पहला वर्जन आया था। और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 84 में तो केवल जो है इसका, ये कह सकते हैं, पहला वर्जन प्रस्तुत किया था, लेकिन
पूरी तरह से एकदम अच्छे से जो है आपका ये मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कब तैयार हो चुका था? 1999 के अंदर। कब? 1999 के अंदर जो है ये पूरी तरह से तैयार था और इसको आराम से यूज किया जा सकता था हर एक कंप्यूटर के अंदर फिर। ठीक, चलो। फर्स्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिलीज इन द ईयर, तो ये कब रिलीज किया था? 1984 में। पूरी तरह से लेकिन तैयार कब हुआ था? तो मैंने बता ही दिया है, ये पूरी तरह से तैयार हुआ था 1999 के अंदर, मतलब आपका 1999 के अंदर ये पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से तैयार हुआ था। लेकिन इसका फर्स्ट वर्जन जो लोगों के सामने बता दिया गया था कि हमने ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया है और इसका फर्स्ट वर्जन ये है, वो था 1984 ईयर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज वॉज लॉन्च्ड, बताओ भाई। आपने मैकिन्टॉश का तो ध्यान रख लिया 1984 और 1999, लेकिन विंडोज का फर्स्ट वर्जन कब आया था? तो विंडोज का जस्ट जब मैक का अपलोड हुआ 1984 में, उसके एक साल बाद ही किसने कर दिया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। 1985 के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि था विंडोज, उसको लॉन्च कर दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये भी कैसा था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड था। और इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था मार्केट के अंदर, वो फर्स्ट वर्जन कब आया था? तो नवंबर 1985 के अंदर। ठीक है, कब आया था? नवंबर 1985 के अंदर। तो ये डेट आपको अगर याद रखनी है तो रख सकते हैं, नवंबर 1985 में जो है इसको लाया गया था। ये बैचेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। द ग्राफिकल वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय विंडोज इज कॉल्ड, तो विंडोज के द्वारा प्रदान किए जाने वाला जो ग्राफिकल कार्य वातावरण है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि जब विंडोज को आप ओपन करते हैं तो विंडोज के लिए जो आपके सामने ये चीज आती है ना भाई, ये आपको काम करने के लिए क्या करता है? एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ना? तो ये जो ज्योग्राफिकली आपके पास में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा है आपको और ये स्पेस जो अवेलेबल करवाया, ये क्या कहलाता है? तो जो ये मेरे पीछे है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? तो मेरे जो पीछे है ये कहलाता है हमारा क्या? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप को ही वॉलपेपर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अब की बार रेलवे वालों ने एक बार एग्जाम में पूछ लिया कि डेस्कटॉप को आप और क्या कह सकते हो? तो डेस्कटॉप को ही वॉलपेपर भी कह सकते हैं, या डेस्कटॉप ही एक वो एरिया होता है जहां पर सभी आपके जो है ग्राफिक्स में आपके आइकन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। वहीं पर आपको पॉइंटर दिखाई देता है और उस पर जो है आप जिस भी पॉइंटर फिर आइकन को क्लिक करेंगे वो आइकन ओपन हो जाता है। तो ये सब जो आपका स्पेस होता है उस प्लेस को अपन क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहा जाता है। और इसी के ऊपर आपको जो है सभी आइकन वगैरह पॉइंटर वगैरह दिखाई देते हैं। चलिए, what is the first screen that appears after the booting process of the Windows operating system? विंडोज सिस्टम की जब बूटिंग प्रोसेस हो जाती है, बूटिंग प्रोसेस का मीनिंग क्या है सर? बूटिंग प्रोसेस का मीनिंग है कंप्यूटर के स्टार्ट होने का प्रोसेस। ये जो है दो तरह की होती है। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस कितने तरह की होती है? दो। एक होती है हमारे पास में हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग। अब ये जो वार्म बूटिंग है या हॉट बूटिंग जिसे अपन कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर आपका चालू था, आपने काम नहीं कर रहा था, तब के तब आपने वहां से री स्टार्ट कर दिया, तो ये तो क्या होता है? री स्टार्ट करना। ठीक है, जबकि कोल्ड बूटिंग का मतलब है कि पावर ऑफ थे आपके कंप्यूटर का, पावर ऑफ मतलब कि कंप्यूटर पूरी तरह से बंद था, तो पावर ऑफ से ऑन करना। तो जब कंप्यूटर को पावर ऑफ कर रखा हो, पूरी तरह से कंप्यूटर बंद पड़ा हो एकदम, और फिर उसको जो है पावर ऑन करके और पूरे प्रोसेस के साथ में कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है तो उसे कहा जाता है दोस्तों कोल्ड बूटिंग। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर चालू था, अभी मान लो ये मेरा जो है बोर्ड चल रहा है और एकदम से अभी ये काम नहीं करे, तो मैं यहाँ पर एक बटन है उसको दबा के थोड़ी देर रखूंगा, ये बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद ये ऑटोमेटिक वापस चालू होगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? चालू था, काम नहीं कर रहा था, इसलिए रीस्टार्ट कर दिया। आप कई बार अपने मोबाइल को भी रीस्टार्ट करते होंगे, है ना? तो ये आपका क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। सर इसको वार्म बूटिंग क्यों कहते हैं?
इसको वार्म बूटिंग कहने का कारण ये है कि भाई जब कंप्यूटर ऑलरेडी पहले से चालू था, वो पहले से ही थोड़ा तो गर्म हो गई, लेकिन फिर आपने वापस से उसको क्या करा है, ऑन करा है। तो वापस से जब ऑन करते हैं तो वो और ज्यादा गर्म होता है। क्या होता है? और ज्यादा गर्म होता है। जबकि कोल्ड बूटिंग का मतलब है कि कंप्यूटर पूरी तरह से बंद पड़ा था, कंप्यूटर बंद पड़ा है तो एकदम ठंडा हो चुका होगा बेचारा, फिर जैसे ही आपने उसके अंदर पावर अप्लाई करी तो वो अब क्या होता है, गर्म होता है और वो स्टार्ट होना शुरू होता है। तो उसको कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। ठीक है, तो वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग मतलब पावर ऑफ से ऑन करना, और हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग जो है वो रीस्टार्ट करना। हो गया क्लियर? समझ में आ गई बात? तो अब हमसे ये क्या पूछ रहा है कि जब विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया हुई, मतलब ये कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, उसके बाद में जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसको अपन क्या कहते हैं? तो उसको अपन डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप को ही अपन दूसरा नाम क्या कहते हैं? तो इसे वॉलपेपर भी वॉलपेपर भी कहते है। ठीक है, इसको वॉलपेपर भी कहते हैं। टास्क बार जो होता है वो तो नीचे की तरफ होता है, आपको पता ही होगा। स्टेटस बार जो होता है वो हमारा स्टेटस बताता है कि आप अभी क्या काम कर रहे हो। और आइकन्स वगैरह है तो मैंने बता ही दिए, जो आपके जो भी प्रोग्राम वगैरह है उसके जो छोटे छोटे से आपको जो सिंबल्स दिखाई देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि अच्छा ये क्या है और ये क्या है, उसी को अपन क्या कहते हैं? तो उसी को अपन कहते हैं अपने आपका आइकन। ठीक है भाई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसको देख के ही तो पता चलता है आपको, तो बस उसी को कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आपका लिनक्स है, वैसे ही विंडोज है, जैसे मैक है, वैसे ही एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसके ऊपर ट्रेडमार्क किसका है, यानी इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, इसका ट्रेडमार्क किसने ले रखा है? तो जो AT&T बेल लेबोरेटरी है अमेरिका की, वहां पर इसको बना रखा था, वहां पर इसको बनाया था, इसलिए उन्होंने ही जो है इसकी क्या ले रखी है, ट्रेडमार्क भी ले रखा है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेसिकली एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा ग्रुप है। और ये जो है इसको बनाया कहाँ था? तो AT&T बेल लेबोरेटरी जो अमेरिका के अंदर है, वहां पर डेवलप किया गया था। इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था लगभग 1970 के आसपास, यानी इसको बनाना शुरू कब कर दिया था? तो 1970 के आसपास बनाना शुरू करा था। इस यूनिक्स को बनाया किसने था? तो इसको बनाने का श्रेय जाता है केन थॉम्पसन को। किसको जाता है? केन थॉम्पसन को। ठीक है, केन थॉम्पसन, केन थॉम्पसन को। और दूसरे इनके साथ में जो थे वो थे डेनिस रिची। कौन थे दोस्तों? तो डेनिस रिची जो थे, उन्होंने, इन दोनों ने मिल करके जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। किसको? यूनिक्स को। ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखना कि ये भी एक तरह का फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये जो है ना आपको फ्री में तो है, लेकिन इसके ऊपर इसकी अभी तक जो है किसी का, मतलब ये नहीं है कि आप हर कोई इसको यूज कर लेगा या हर किसी का अधिकार है, नहीं। जैसे लिनक्स में है वो सभी का उसके ऊपर अधिकार है, उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है जिसकी ये प्रॉपर्टी हो। लेकिन ये जो यूनिक्स है ये भी फ्री है, इसको भी कोई भी यूज करता है, लेकिन अभी भी इसका जो ट्रेडमार्क है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये किसके नाम पर है? तो ये अभी भी जो है अपनी बेल लेबोरेटरी के पास में इसका अधिकार है। अगर वो कल को चाहे तो हो सकता है कि इसको जो है बेचना शुरू करे, यानी पैसे लेना शुरू कर देवे। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये फ्री होगा। एक तरह से अभी फ्री है वो अलग बात है। ठीक है, चलो। व्हाट इज उबंटू? उबंटू क्या है? तो दोस्तों उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो है बेसिकली आपके किसका भाग है? तो ये लिनक्स का ही भाग है। ठीक है, लिनक्स के अंदर ही आते हैं, दो और आते हैं, एक उबंटू है, एक काली लिनक्स है। काली लिनक्स जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं उनका तो फेवरेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उबंटू जो है वो क्या है? वेब ब्राउजर है क्या? नहीं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है क्या? नहीं। मेलवेयर है क्या? नहीं। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। इसको जो लॉन्च किया था उबंटू को, वो कब लॉन्च किया था? तो 2004 के अंदर। कब लॉन्च किया था? 2004 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बात चलिए।
द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है, प्रोसेसर को, मेमोरी को, डिस्क को, या ऑल ऑफ दिस को। तो आपको पता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे के पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, यानी उसमें प्रोसेसिंग को, उसमें मेमोरी को, उसमें डिस्क को, सभी को मैनेज करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, क्योंकि यही एक तरह से जो है हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए। Which software interface the major hardware components of the computer with operating system, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करने का काम करता है। तो ये जो इंटरफेस का काम प्रोवाइड करवाता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जितने भी हार्डवेयर है उनका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, वो करवाता है BIOS। सर ये BIOS की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म जो है लिख लीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी के साथ में और क्या याद रखना है, तो सीमोस की भी याद रख लेना। इसका क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके बाद में DOS का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में आता है POST। इसका क्या फुल फॉर्म है, या आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं मानता हूं कि आप पढ़ रहे हैं और आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं। पोस्ट की भी फुल फॉर्म होती है। अब मैं देखता हूं कौन कौन स्टूडेंट जो है इसको प्रिंट मतलब टाइप करके बताता है मुझे कि हाँ सर इसकी ये होती है। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे पास पूछा था कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में बता दिया BIOS। अब BIOS जो है ये क्या है, तो ये एक तरह से बेसिकली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, ये एक फर्मवेयर चिप है। ये क्या है, फर्मवेयर चिप। इस फर्मवेयर चिप का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो डेटा होगा दोस्तों, वो डेटा ना ही तो आप चेंज कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये एक फर्मवेयर चिप होती है, और ये पहले से ही जो रोम होती है ना, रोम अपनी, उस रोम के अंदर ये डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर रहता है, तो रोम के अंदर ये रहता है। BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, ये पहले से ही हमारे किसके अंदर होता है, रोम के अंदर होता है। और इसीलिए रोम के अंदर जो है आपका कोई भी डेटा ऐसा डाला जाता है जो आपके डिलीट नहीं करना हो। अगर मान लो कि रोम में से डेटा डिलीट होता, तो फिर हर बार ही हमें जो है ये भी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है उनको बार बार डालना पड़ता, और जब भी कंप्यूटर ऑन करते तब वो हमारा ज्यादा टाइम लेता। उसको बचाने के लिए ही हमने इन सब सिस्टम को ऐसी मेमोरी में डाला जिसमें से डेटा को केवल रीड किया जा सके, आप हटा नहीं सके। और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS लिखा हुआ तब भी आता है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं। तो कंप्यूटर ऑन करते समय जब थोड़ा सा टाइम लगता है ना कंप्यूटर ऑन होने में, तो वो कंप्यूटर ऑन होने में जो थोड़ा सा टाइम लगता है उस दौरान हमें जो है वहां पर देखने को मिल जाता है ये वर्ड। ठीक है, फिर देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कैलकुलेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, ड्राइव पिक्चर, या प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसका काम जो है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट का है। ड्राइंग पिक्चर, वर्ड प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, इसके लिए जो है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हमने नहीं बनाया है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने बता दिया अभी जस्ट आपको कि विंडोज जो है वो आपका कैसा है, तो विंडोज जो है वो आपका किस पर बेस्ड है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज तो है ही है। ठीक है, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे अपन MS DOS भी कहते हैं, ये तो कैसा था, कैरेक्टर यूजर बेस्ड। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर विंडोज जो है वो हमारा क्या है, इस पर बेस्ड है, GUI पर। तो यहाँ पर जो डोस और लिनक्स और यूनिक्स आए, इनमें से कौन कौन सा, तो देखो डॉस जो है वो कंफर्म है कि CUI बेस्ड है, ये तो कंफर्म है। और लिनक्स जो है वो GUI बेस्ड है, यानी बी ऑप्शन तो गलत है वैसे भी। और इसमें भाई डॉस दोनों बोला था इसलिए ये गलत है, वरना तो लिनक्स सही होता। तो यूनिक्स के बारे में बताओ कि क्या यूनिक्स जो है वो कैसा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसा है, क्या वो जो है आप लोगों का
लिनक्स जो है, यूनिक्स जो है वो आपका CUI है, या फिर आपका जो है कैसा है, GUI बेस्ड है। ये जो है आप लोग खुद चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है। मैं ये सब फिर अगली क्लास में कवर अप करूंगा, ठीक है। स्टार मार रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट जो है इनको थोड़ा सा सर्च करता है और इनकी पूरी जानकारी इकट्ठा करता है, और जो है कमेंट करके बताता है कि हाँ सर इनके ये आंसर होंगे। जो बताएगा, सीधी सी बात है कि वो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, क्लास को पूरी पूरी देख रहा है, ठीक है। चलो, फर्स्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिलीज, तो पहले ही बता दिया है पहला वर्जन कब रिलीज हुआ था, 1984 के अंदर। और वैसे कंप्लीट ये तैयार कब हुआ था, तो ये कंप्लीट तरीके से तैयार हुआ था 1999 के अंदर, यानी 1999 में। और 1985 में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो आ चुका था। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है, अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग विच कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग, द वे कंप्यूटर ऑपरेट वर्क्स, और कन्वर्जन ऑफ हाई नहीं, सीधी सी बात है, अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है, तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर को पूरा का पूरा मैनेज करने का या ऑपरेट करने का काम करेंगे। कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोलिंग किससे होती है, तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है कंट्रोलिंग की जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखो, आपके पास मैं बता दूं, iOS और एंड्रॉइड ये दोनों जो है हमारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन है तो सही, है ना। ये दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल के हैं। iOS एप्पल का है, एंड्रॉइड गूगल का है, और मैक जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो है या लैपटॉप का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ये जो हेडूप है, क्या हेडूप, ये हेडूप ऐसा या हाडूप जो है ना, इस नाम का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हाडूप है क्या फिर सर, तो ये बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग का एक भाग होता है। ये क्या होता है, जो जावा है ना, जावा या C++, पाइथन, स्विफ्ट, कॉटलिन, ये अलग अलग भाषाएं हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। तो ये हाडूप जो है ये जावा का भाग होता है, जावा का भाग। और इंटरनेट के अंदर अपन जो है ना लैंग्वेज यूज करते हैं, वो जावा लैंग्वेज ही यूज की जाती है। कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, जावा लैंग्वेज ही अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट, which of the following GUI component allow user to choose one or more option from one set, निम्नलिखित में से कौन से GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है। मतलब आप अगर चाहते हैं कि एक या एक से ज्यादा जो है ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकें एक साथ, तो उसके लिए आपके पास GUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या सुविधा होती है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से अगर आप करोगे तब भी हो जाएगा। रेडियो बटन से कुछ नहीं होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होती है उसमें तो क्या होता है कि आप जैसे ही मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो उससे जो उसके अंदर आने वाली लिस्ट है वो आपके सामने आ जाती है। वहां से आप एक साथ बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वो तो फिर आगे बढ़ जाता है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट तो बंद हो जाती है। इसका मतलब ये भी अपने काम का नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके अंदर अलग से जो है टेक्स्ट को एंटर करने के लिए बॉक्स अवेलेबल करवाता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। चेक बॉक्स जरूर हो सकता है। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, कई बार आपको कहा जाता है कि निम्नलिखित में से आपके परिवार के सदस्य कौन होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया। फिर वहां पर आपको चेक बॉक्स लगाना है, फादर, चेक बॉक्स मदर, चेक बॉक्स आपके चाइल्ड, चेक बॉक्स आपकी वाइफ, चेक बॉक्स आपके दादाजी। बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर, आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपके परिवार में शामिल कौन है, और आपको क्या करना है, एक से ज्यादा ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप चेक बॉक्स लगाएंगे कि हाँ ये भी कंडीशन हो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस प्रकार से जो आप ये चेक बॉक्स करते हैं ना, है ना, चेक बॉक्स करते हैं। या कई बार ऐसा कहा जाता है आपको कौन कौन सी बुकें चाहिए हैं, तो आप 10 बुक में से 5 अगर चाहिए तो पांचों पे चेक बॉक्स लगा दें। तो ये क्या हुआ, एक से ज्यादा बुक्स सेलेक्ट करने का या एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने का मौका दिया आपको। तो ये जो है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, चेक बॉक्स की जो सुविधा होती है ना, वो हमें एक ही टाइम पर एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का मौका देती है, ठीक है।
चलिए इसका आंसर दीजिए। बताइए इसका आंसर जल्दी से। हाँ जी, तो देखिए, द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज डैश 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 स्टैंडर्ड आइकन्स। पहली बात तो ये कि जितने भी हमारे पास में GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर आइकन तो होते ही हैं, लेकिन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में चार स्टैंडर्ड आइकन्स होते हैं। कितने? चार। कौन कौन से सर? चार स्टैंडर्ड आइकन होते हैं। पहला जो हर किसी में मिलेगा आपको, माय कंप्यूटर। अब माय कंप्यूटर की जगह पर क्या आ गया है? तो माय कंप्यूटर की जगह पर अब आजकल आने लगा है दिस पीसी, है ना? ने देखा होगा, ये रहा दिस पीसी, ये देखो मेरे अंदर है ये दिस पीसी, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये रहा दिस पीसी। ये पहले जो है हमारे माय कंप्यूटर के नाम से आता था, तो एक तो ये तो आएगा ही आएगा। दूसरा, एक आता है माय डॉक्यूमेंट करके, माय डॉक्यूमेंट आइकन। तीसरा हमारे पास में जो आता है वो आता है रिसाइकल बिन, और रिसाइकल बिन भी आपने देखा ही होगा, रिसाइकल बिन। और चौथा एक आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट। ये चार जो आइकन हैं, ये हमारे कंप्यूटर के स्टैंडर्ड आइकन्स है। ये तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आएंगे ही आएंगे। आप देखना चाहें तो मैं चारों दिखा सकता हूं। देखिए, ये रहा रिसाइकल बिन, ये रहा दिस पीसी, और माय डॉक्यूमेंट जो है वो ये रहा, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आता है, ठीक है। और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखवाया है, ये पहले के जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके अंदर आता था। अब आजकल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं दे करके माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से दूसरा जो है सॉफ्टवेयर देने लगी है, यानी दूसरा ब्राउज़र, तो माइक्रोसॉफ्ट एज। अब जितने भी आप न्यू, आप जो भी अगर कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदेंगे, तो न्यू कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो कौन सा देखने को मिलेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट एज देखने को मिलता है। पहले जो हमें देखने को मिलता था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से देखने को मिलता था। तो ये चार जो है आपके स्टैंडर्ड आइकन्स हैं जो अवेलेबल होते ही हैं। नेक्स्ट, which brand of computers first used the combination of GUI and mouse? तो ये बता ही दिया है, मैकिंटॉश ने इन दोनों को यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, in relation to Windows operating system, what is the full form of OLE? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रेस्पेक्ट में या इसके लिए देखें तो OLE जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो OLE का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये एक टेक्नोलॉजी होती है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, जिसको जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो OLE की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द बिल्ट इन वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी जस्ट बताया कि वेब ब्राउजर जो बिल्ट इन आता है विंडोज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, वो पहले आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन अब जो देने लगे हैं वो अब नए वालों में देने लग गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। तो अब ये दोनों याद इसलिए होने चाहिए कि अगर आपको मान लो कि क्वेश्चन में ऑप्शन है केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो आप यही आंसर टिक करके आओगे। लेकिन मान लो इंटरनेट एक्सप्लोरर हटा दिया जाए, अब धीरे धीरे ऑप्शन जो है नए आने लगेंगे, तो वहां पर फिर हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एज आएगा। तो अब वाले जितने भी विंडोज 11 के अंदर या देखोगे या जो विंडोज 10 थे उनके अंदर देखोगे, तो माइक्रोसॉफ्ट एज आना शुरू हो गया है। इवन सैमसंग का जो मोबाइल आता है उसके अंदर भी तो अब जो है इनका छोटा वर्जन आना शुरू कर दिया
है, ये गूगल है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ये इनबिल्ट नहीं आते हैं। ये तो आपको जो है अपनी तरफ से डाउनलोड करने होते हैं। अदरवाइज जो है ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप में देखने को नहीं मिलेंगे। ये अगर आपको यूज करने हैं तो आपको खुद को जो है आपके डाउनलोड करने पड़ते हैं इनको वेबसाइट पर जा करके। ठीक है, तो इसी के साथ में दोस्तों मैंने आप लोगों को आज जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। और आप लोगों को बता दूं डीएसएसबी का जो पीआरटी का एग्जाम है उसके लिए बढ़िया तरीके से बैच आप लोगों के लिए तैयार कर दिया गया है। आप इस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, जनरल सेक्शन का बैच अलग से अवेलेबल है, पार्ट ए और पार्ट बी का मिक्स में भी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी का अलग से अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जनरल सेक्शन की अवेलेबल है विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए और थैंक यू सो मच। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी हेल्प चाहिए है, तो आप बेझिझक बिना डरे ही इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और अपनी जो भी क्यूरीज हैं वो सॉल्व आउट कर सकते हैं और आप बैचेस के अंदर जुड़ सकते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ने का शानदार मजा ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं उन्हें पता है कितने शानदार तरीके से, जानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। कोई कहीं पर भी किसी प्रकार का इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अगली क्लास में।